Subsection 1. Proceeding under section 144 may be taken against any person in any district. A. Where he is. B. Where he or his wife resides. C. Where he last resided with his wife, or as the case may be, with mother of an illegitimate child. Or D. Where his father or mother resides. Subsection 2. All evidence in such proceedings shall be taken in the presence of the person against whom an order for a payment of maintenance is proposed to be made, or when his personal attendance is dispensed with in the presence of his advocate, and shall be recorded in the manner prescribed for summon cases. Provided that if the magistrate is satisfied that the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is wilfully avoiding service or wilfully neglecting to attend the court, the magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte, and any order so made may be set aside for a good cause shown on an application made within 3 months from the date thereof, subjected to such terms including term as to payment of cost to the opposite party as the magistrate may think just and proper. Subsection 3. The court in dealing with application under section 144 shall have power to make such order as to court as may be just. देखो ये बोल रहे हैं कि भैया कौन कौन केस कहाँ लगा सकता है। सबसे पहले क्षेत्र अधिकार की बात हो रही है ना। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे व्यक्ति रहता है, जहाँ उसके साथ वह उसकी वाइफ रही हो, ठीक है, जहाँ वह आखिरी बार अपनी वाइफ के साथ रहा हो, ठीक है, या अपनी नाजायज़ संतान की माँ के साथ रहा हो, ठीक है, वेयर हिज फादर और मदर रिसाइड, जहाँ उसके माँ बाप रहते हैं, वहाँ पे वो केस लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जितनी भी हियरिंग्स होंगी, ये बोलना है कि हमेशा सामने वाले व्यक्ति की प्रेजेंस में होंगी, जिसके खिलाफ आपने मेंटेनेंस के लिए केस लगाया हो, तो उसको उसकी प्रेजेंस में होंगी हियरिंग्स, ठीक है ना। एक चीज़। दूसरी चीज़, तो फिर वकील की क्या ज़रूरत है। तो ये बोलना है कि अगर एडवोकेट आ जाता है तो आपकी जो है प्रेजेंस को डिस्पेंस कर दिया जाएगा, फिर आप वकील के थ्रू अपीयर होगे, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर आप नहीं आते हो मान लो, तो हम आपके खिलाफ एक्स पार्टी आदेश कर सकते हैं, मतलब आपको बिना सुने क्या कर सकते हैं, आदेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप भविष्य में आ जाते हो, सफिशिएंट रीज़न कोर्ट को दे देते हो, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट सफिशिएंट रीज़न देने के सेट असाइड कर देगी एक्स पार्टी ऑर्डर, है ना, और जो हर्जा खर्चा आप पे लगा सकती है वो लगाएगी। 3 महीनों के अंदर अंदर एप्लीकेशन भरनी है। 3 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन प्रोसीडिंग के बीच में होती है हमेशा, प्रोसीडिंग के दौरान। एप्लीकेशन प्रोसीडिंग, एप्लीकेशन जो शब्द है बेसिकली वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के कोई केस लगा है कि नहीं लगा है, आवेदन आप कभी भी दे सकते हो। आवेदन की वो नहीं होती कि मतलब जब तक स्पेसिफिक नहीं है कि भैया ऐसे केस में इस तरीके से आवेदन लगेगा, इस समय पे आवेदन लगेगा, तब तक आप आवेदन लगा सकते हो। क्योंकि आवेदन होता ही इसलिए है क्योंकि आपको उस समय पे सुना जाए जब आपको, अब जैसे अर्जेंट हियरिंग है भाई, केस आपका लगा है 4 दिन या 4 महीने बाद, अब तुमको आज ही सुना जाना है, ठीक है, तुमको पता है कि यार आज बहुत ज़रूरत है इस केस को सुनवाने की, तो आप अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगा देते हो। अब उसकी समय सीमा थोड़ी ना है अर्जेंट हियरिंग की कि इतने दिन बाद लगेगा, इतने महीने बाद लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमको तुरंत सुना जाए, न्याय हित में ये ज़रूरी है, कोर्ट को ये बताना ज़रूरी है, तो फिर आप अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाते हो। हाँ, ये अलग बात है कि कोर्ट प्रक्रिया को देखेगी, कोर्ट परिस्थितियों को देखेगी, कोर्ट समस्या को देखेगी, फिर आपकी एप्लीकेशन को अलाउ करती है, डिसअलाउ करती है, दैट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। आया समझ में। लेकिन आप लगा सकते हो, और कोर्ट को अगर जेन्युइन लगती है तो कोर्ट अलाउ भी करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं अलाउ करती है, करती है अलाउ, ठीक है ना। तो आप किसी व्यवस्थित ढांचे में नहीं ढाल सकते एप्लीकेशन को, ठीक है ना। ठीक है सर। S2 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? द कोर्ट एंड डीलिंग विद एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन। हाँ, कॉस्ट लगा सकती है भाई, तुमने आवेदन दिया तो उसका अगर हमें लगता है कि नहीं आप पे खर्चा लगना चाहिए तो कॉस्ट लगा देगी। कैसा, हम समझेंगे। क्या होता है कि आप कोर्ट में आए, कोर्ट में जब जो समय सीमा निर्धारित थी उसमें आप आ जाते, आया समझ में,
लेकिन आप नहीं आए उस समय पे, और आप आए भी हो तो आपके पास पर्याप्त कारण है, लेकिन हमारी तो समय सीमा निर्धारित थी ना, तो अब आप आए लेट हो तो उसकी कॉस्ट भी जमा करो आप। पेनल्टी काइंड ऑफ कॉस्ट इज नॉट एक्चुअली अ पेनाल्टी बट काइंड ऑफ अ क्या कहते हैं कंपनसेशन, मतलब लेस हार्मफुल पनिशमेंट कह सकते हो, है ना, नॉट हार्मफुल पनिशमेंट, जो भी कह लो, कुछ भी कह सकते हो, बस आपको बहुत इंजरी नहीं पहुंचाती, लेकिन हाँ आपको ये बताती है कि भैया अगली बार अगर आप ऐसा करोगे तो आपको सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि हम आप पे खर्चा लगा सकते हैं। क्योंकि कोर्ट की जो स्ट्रिक्टनेस है उसको तुमको कैसे पता चलेगा, उसको तुमको बताना भी तो जरूरी है, नहीं तो तुम ऐसे रोज करोगे। भाई हर एक व्यक्ति बोलेगा अरे यार 3 महीने बाद चले जाइए, तुम्हें क्या दिक्कत है, 4 महीने बाद चले जाना, अरे वो तो कॉस्ट लगा देगी बस, मतलब कुछ नहीं करती बस। तो जब एक दिन हैवी कॉस्ट लग जाएगी उन पे कोर्ट के द्वारा, आदमी सचेत हो जाएंगे। ठीक है। सेक्शन 146 alteration in allowance. Subsection 1 on proof of a change in the circumstances of any person receiving under section 144 a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance, or ordered under the same section to pay a monthly allowances for the maintenance or interim maintenance to his wife, children, father or mother as the case may be. The magistrate may make such alteration as he thinks fit, and the allowance for the maintenance or the interim maintenance as the case may be. बहुत बढ़िया बात है। देखो ये कई लोगों को नहीं पता है, ठीक है, ये व्यवस्था कई लोग जैसे कोर्ट में जो नहीं जाते हैं ना, कोर्ट में अपने वकील को नियुक्त किए हुए हैं, उनको इस व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं रहती है। कईयों को रहती है जो बहुत ज़्यादा मतलब लॉ को लेके जो सजग हैं, उनको तो पता रहता है, लेकिन बहुत सारी पब्लिक को ये जानकारी नहीं रहती है, आम जनता को। क्या जानकारी कि तुमने मेंटेनेंस दिया, आप पति के रूप में मेंटेनेंस देते जा रहे थे महिला को, ठीक है, वो लेती जा रही थी। अब महिला की कहीं अच्छी जगह नौकरी लग गई है, महिला की नौकरी लग गई है, अब वो सेल्फ सफिशिएंट है अपने आप को वो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो अब उसकी कंडीशन बदल गई ना, तो अब जब उसकी कंडीशन बदल गई है तो आपको भी तो राहत दी जाएगी, क्योंकि आप तो उसका भार ऑलरेडी संभाल रहे थे। तो आप कोर्ट में आवेदन दे सकते हो कि साहब अब ये परिस्थितियां बदल चुकी हैं, ये तब अपने आप को तब सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी लड़की और हर्जा खर्चा नहीं संभाल पा रही थी, अब ये यहाँ पे नौकरी कर रही है, ये इसकी सैलरी स्लिप दुनिया जमाना जो भी दस्तावेज है आपके पास वो, और अब ये सेल्फ सफिशिएंट है, और क्योंकि अब ये सेल्फ सफिशिएंट है तो हम पे जो भार आपने अधिरोपित किया है ना, उसको आप क्या करो, अब उसको कम करो या ख़त्म करो। तो वो क्या करेगी, मॉडिफाई भी कर सकती है कोर्ट और ख़त्म भी कर सकती है। आया समझ में? जैसी परिस्थितियों में चेंज हुआ, अब ये नहीं होता है ना कि एकदम से कि तुम महिला की नौकरी लग गई तो सीधे लाखों रुपए की नौकरी लग गई होगी, नहीं समझे। हो सकता है बहुत मिनिमम वेज पे वो अपना काम वाम चला रही हो, लेकिन ठीक है अब वो कमाने लगी तो आपका कुछ भार कम कर दिया जाएगा। Subsection 2 where it appears to the magistrate that in consequence of any decision of a competent civil court any order made under section 144 should be cancelled or varied, he shall cancel the order as the case may be vary the same accordingly. सेम बात, कोर्ट को अगर प्रतीत होता है कि हाँ ऐसी परिस्थितियां ने जन्म ले लिया है तो वो क्या कर देगी, उसको अल्टर कर देगी, कैंसिल भी कर देगी, वेरी कर देगी। ये कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट क्यों आ रहा है? Where it appears, बहुत बढ़िया, where it appears to the magistrate that in consequence of any decision of competent civil court, competent civil court का decision, इसका मतलब ये है कि सपोज आपकी मैरिज ही डिस्प्यूटेड थी, क्या थी? मैरिज, हाँ, मैरिज ही डिस्प्यूटेड थी, अब सपोज कोर्ट ने मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, अब मेंटेनेंस का सवाल खत्म हो गया। हाँ, ठीक है भाई जब तो हमारी बीवी ही नहीं रही, जब शादी ही नहीं हुई हमारे बीच में, तो अब काहे का आपके लिए हम मेंटेनेंस देंगे, नहीं समझे? सही है। 146(2) ठीक है। Where subsection 3 where any order has been made under section 144 in favor of a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall, if he is satisfied that A. the woman has after the date of such divorce remarried, cancel such order as from the date of her remarriage. B.
The woman has been divorced by her husband and that she has received, whether before or after the date of the said order, the whole of the sum, which under any customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce. Cancel such order in the case where such sum was paid before such order from the date on which such order was made. In any other case from the date of expiry of the period, if any, for which maintenance has been actually paid by the husband to the woman. C. The woman has obtained a divorce from her husband and that she had voluntarily surrendered her right to the maintenance or interim maintenance as the case may be after her divorce. Cancel the order from the date thereof. देखो, ये बोल रहे हैं कि अगर कोई महिला है जिसने डाइवोर्स ले लिया है या डाइवोर्स ले चुकी है, ठीक है, उसके इन अधिकारों को Divorced by or divorced from. हैज़ बीन डाइवोर्स्ड बाय और हैज़ ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, मतलब भाई हमने डाइवोर्स ले लिया या डाइवोर्स हो गया, दोनों एक ही हैं, कोई अलग से नहीं, बेसिकली डाइवोर्स हो गया है, ठीक है ना, ठीक। उसको बहुत अलग से मत समझो, है ना। आपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लिया या ले चुके हो, हाँ, ले लिया है ना, ले लिया या ले चुके हो। अब ये बोल रहे हैं कि अगर डाइवोर्स के बाद महिला रीमैरिज कर लेती है, ठीक। है ना, तो अगर वो महिला रीमैरिज कर लेती है तो फिर जिस दिन से रीमैरिज हुई उस दिन से वो, खत्म। है ना, Maintenance वाला चीज। मजिस्ट्रेट इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट, है ना, वो क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी, ठीक है। दूसरा, द वुमन हैज़ बीन डाइवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड एंड शी हैज़ रिसीव्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ सच ऑर्डर होल ऑफ द सम अंडर द कस्टमरी और पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू द पार्टीज, है ना। ये क्या कह रहे हैं कि भैया तुमने एक मुश्त राशि ले ली है ना, कोई कस्टमरी लॉ या पर्सनल लॉ के तहत, या आपने दोनों आपसी बातचीत में आपने क्या है, आपने एक मुश्त राशि आपने डाइवोर्स के बाद प्राप्त कर ली, तो फिर वो जो इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस का क्या है, वो जो ऑर्डर है उसको कैंसिल कर देगी कोर्ट। ये कंडीशन सी लिखी नीचे और दो। वो बहुत नॉर्मल सी हैं कि ये बोल रहे हैं कि अगर बिफोर सच डेट, हाँ। है ना, फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑर्डर वॉज मेड इन केस वेयर सम वॉज पेड बिफोर, तो जिस दिन आदेश हुआ उस दिन से कैंसिल हो जाएगा। आया समझ में, क्योंकि पहले दे चुके ना भैया। दूसरा, इन एनी अदर केस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इफ एनी फॉर विच द मेंटेनेंस हैज बीन एक्चुअली पेड बाय ऑल पेड बाय द हस्बैंड टू द वुमन। अगर कोई अन्य केस है, मतलब सपोज बाद में आदेश हुआ है, तो उसकी एक्सपायरी पीरियड के बाद हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाओ सी पे, द वुमन हैज obtained डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड दैट शी हैड वॉलंटरी सरेंडर्ड हर राइट टू मेंटेनेंस। महिला खुद आके कह दे रही है कि भैया हमें मेंटेनेंस चाहिए ही नहीं है, ऐसा बोलती है। हमें नहीं चाहिए, है ना, हम वॉलंटरी सरेंडर कर रहे हैं कि हमको इनसे कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, ठीक। तो फिर वो आदेश कर देगी कैंसिल करने का। अब आ जाओ चौथे पे, Subsection 4. At the time of making any decree for the recovery of any maintenance or dowry by any person to whom a monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them has been ordered to be paid under section 144, the civil court shall take into account the sum which has been paid to or recovered by such person and monthly allowances for the maintenance and interim maintenance or any of them, as the case may be in pursuance of the said order. हो गया फोर्थ। हाँ। अब एट द टाइम ऑफ मेंटेनिंग, एट द टाइम ऑफ मेकिंग डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस और डाउरी ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। मान लो इसमें बेसिकली देखो बहुत केसेस बहुत कम है रिकवरी में, है ना, कि दहेज की रिकवरी हो रही है, जब दहेज सिद्ध होगा तब उसकी रिकवरी होगी, आया समझ में, है ना, अन्यथा नहीं। लेकिन मेंटेनेंस की रिकवरी बहुत नॉर्मल है ना, क्योंकि मेंटेनेंस हमने आदेश दिया और मेंटेनेंस का हमने आदेश दिया है, तो अब कोई नहीं दे रहा है तो हमें उसकी रिकवरी तो करानी पड़ेगी ना भैया। रिकवरी उसकी फिर सिविल कोर्ट के उससे नहीं, एट द टाइम ऑफ, नहीं ऐसा नहीं है, कहाँ लिखा है, देखो फिर से पढ़ो, एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस, है ना, और द डाउरी ऑफ एनी पर्सन टू whom the monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any other has been ordered to be paid under section 144,
द सिविल कोर्ट शैल टेक इनटू अकाउंट द सम विच हैज बीन पेड। ये बोल रहे हैं कि जब सिविल कोर्ट में इनके बीच कोई विवाद होता है, आया समझ में, तब ये जो पैसा दिया गया है, रिकवरी हुई है, उसको भी अकाउंट में लेते हैं जब उनको रिकवरी करवाती है सिविल कोर्ट। ये अलग अलग दो विवाद हैं, पहले समझ लो। सिविल कोर्ट में इन लोगों के बीच कोई और मध्यस्थ कोई अलग विवाद चल रहा है, और क्रिमिनल में ये मेंटेनेंस वाला चल रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमने कोई आदेश कर दिया है मेंटेनेंस का, तो जितना भी मेंटेनेंस दुनिया जमाना दिया गया होगा, उन सबको जब सिविल कोर्ट आदेश देगी तो इन आदेशों को भी क्या कर सकती है, इन आदेशों को भी कंसीडर कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। हाँ, 147 पे जाओ। Enforcement of order of maintenance. A copy of the order of maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding, as the case may be, shall be given without payment to the person in whose favor it is made, or his guardian, if any, or to the person to whom the allowance for the maintenance or the allowance for the interim maintenance and expenses of proceeding, as the case may be, is to be paid. And such order may be enforced by any magistrate in any place where the person against whom it is made may be, on such magistrate being satisfied as to the identity of the parties and the non-payment of the allowances, or as the case may be, expenses due. देखो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले तो जिसके फेवर में क्या हुआ है, प्रोसीडिंग हुई है, उसको वो फ्री में मिलेगी कॉपी, ठीक है ना, है ना। उसके गार्जियन को या पर्सन टू हुम अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस अलाउंस इंटरिम मेंटेनेंस एक्सपेंसेस प्रोसीडिंग एज द केस में बी इज टू बी पेड एंड सच ऑर्डर में बी एनफोर्स। अब ये एनफोर्समेंट वाली चीज़ को देखो, एनफोर्स बाय एनी मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस वेयर द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज मेड मे बी, ठीक है ना। किस मजिस्ट्रेट के द्वारा, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा जहाँ पे वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ एनफोर्स होना है, ठीक। लेकिन ये पक्की बात है कि मजिस्ट्रेट भाई साहब उसकी आइडेंटिटी को क्लैरिफाई करेगा पहले, ठीक है ना, ठीक है, आ गया समझ में। उसकी आइडेंटिटी को क्लैरिफाई करेगा कि भैया यही आदमी है जिससे एनफोर्स करना, तब पता चला। एंड नॉन पेमेंट ऑफ अलाउंसेस, राम की जगह तुमने श्याम से पैसे वसूल लिए, कि नहीं नहीं यही श्याम है, ऐसे नहीं, यही राम है, ऐसा नहीं करोगे। पहले क्लैरिफाई करोगे, वेरीफाई करोगे कि यही राम है, इसी के खिलाफ ऑर्डर एनफोर्स हुआ है, ठीक है। एक घटना है, हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत बढ़िया किस्सा है ये। क्या हुआ, एक जेलर ने राम सिंह की जगह राम शर्मा को, राम सिंह के खिलाफ आदेश आया कि इसको रिहा किया जाए, और जेलर साहब ने राम सिंह को छोड़ दिया, ठीक है। अब जब राम सिंह को छोड़ दिया, राम शर्मा को छोड़ दिया राम सिंह की जगह, तो उस दिन क्या है, जेलर साहब छुट्टी पे थे बेसिकली। अब जो नीचे के अधिकारी होंगे उनने राम सिंह की जगह राम शर्मा को छोड़ दिया। अब जब राम शर्मा को छोड़ दिया, बाद में पता चला कि राम सिंह तो अभी जेल में ही है, और जिनको छोड़ दिया उन्हें जेल में होना चाहिए था। तो राम शर्मा तो बढ़िया अपना ऐश कर रहा था, बोले यार ये बढ़िया है यार, पता नहीं कौन ने छुड़वा दिया हमको कोर्ट से। उसने बढ़िया 2-3-4 दिन बढ़िया चिल मारा, तो अपने घूमने उमने निकल गया फरार टाइप का। बोले कोर्ट ने जब हमें खुद ही छोड़ दिया है जेलर ने, तो हमें कौन पकड़ेगा भाई। अब जेलर जैसे ही छुट्टी से आया तो उसने एंट्री देखी, तो उसने देखा यार कि यार राम सिंह तो जेल में है, राम सिंह की रिहाई का आदेश है। अब कोर्ट ने जब रिहाई का आदेश दिया है तो तुम बाध्य हो उसको रिहा करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि यार राम सिंह तो यहीं घूम रहे हैं जेल में। उन्होंने बोला यार ये रिहा नहीं हुआ अभी तक। तो राम सिंह से पूछा क्यों, तुम्हारी रिहाई का क्या है। तो बोले साहब कुछ हुआ ही नहीं है अभी, तो पता ही नहीं है। तो बोले तुम्हारा तो आदेश हो गया। अब क्या हुआ कि जेलर की बिल्कुल खरपच्चे उड़ गए। बोले आप लगी लंका। लगी लंका क्यों, जिसको भाई पकड़े रहना चाहिए था तुमने उसको छोड़ दिया है, और जिसको छोड़ना चाहिए था वो भी जेल में ही है, ठीक है। फिर वो मजिस्ट्रेट के चक्कर काटे जेलर के, साहब क्या करें, क्या व्यवस्था होगी, मेरी तो नौकरी चली जाएगी, दुनिया जमाना की वो चीज़ है। फिर जैसे तैसे उस राम सिंह को, राम शर्मा को भाई यहाँ वहाँ धूड़ा धाड़ा, उसकी खूब धुड़ाई चली, उसको पकड़ के वापस जेल में डाला। फिर राम सिंह को छोड़ा भाई साहब। लेकिन ये इतना बड़ा लेकिन मतलब इतना ये बेसिकली मिसकंडक्ट था ये।
जेलर या जेल की तरफ से, मतलब प्रॉपर इस पे कार्रवाई की जा सकती है कि ये गड़बड़ी हुई कैसे, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लंडर है ना। तो ऐसी भी कभी कभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ठीक है। ये इसमें लिखा है आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी एंड द नॉन पेमेंट ऑफ द अलाउंसेस और एज द केस में भी एक्सपेंसेस ड्यू। मतलब हर जगह की बात है। ठीक। भाई हम नॉन पेमेंट है और कोई खर्चे हैं तो वसूली गई ना, वही तो एनफोर्समेंट है। एनफोर्समेंट क्या है भाई, तुमको पैसे वसूलने हैं। अब पैसे कैसे वसूलोगे, तो पैसे और एक्सपेंसेस दोनों बोलेंगे कि इतना खर्चा वसूल लेना और इतने, तो वो मजिस्ट्रेट आइडेंटिटी को क्लैरिफाई करेगा, वेरीफाई करेगा, उससे पैसे वसूलेगा और खर्चे वसूलेगा। चैप्टर 11 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। ए अनलॉफुल असेंबली। ये मेंस में आता है क्वेश्चन। जो मेंस में आता है वो है 148। ये पहले ही था। हाँ पहले इम्पोर्टेंट। हाँ बाकी 149, 150, 151 ये आर्म्ड फोर्सेस वाले नहीं रहते ना ये सर। प्री में क्वेश्चन आते हैं ना बेटा। लेकिन फिर एक क्वेश्चन मेंस में आता है 152। कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ नॉइसेंस। बहुत बड़ा है पर आता है। मतलब एक बार पूछा गया है, इसलिए हमने जो एक भी बार पूछा गया है क्वेश्चन आपको या एग्जाम में, इसका मतलब वो क्वेश्चन आता है। अब वो आएगा, अब वो हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न कह लो उसको, ठीक। क्योंकि एक बार आ गया ना तो अब उसके चांसेस हमेशा रहेंगे आने के। ठीक है, मतलब जो पेपर में आ गया उसको तो छोड़ना है ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो पूरे 20 साल में एक बार आया हो, ठीक। 50 साल में एक बार आया, वो आया है ना, अब वो रेगुलर क्वेश्चन है आपका, उसको आप छोड़ नहीं सकते। अपन पढ़ेंगे 148 से, रुक जा। 148 पढ़े। सेक्शन 148 डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। सबसेक्शन 1 any executive magistrate or officer in charge of a police station or in the absence of such officer in charge, any police officer not below the rank of sub inspector may command any unlawful assembly or any assembly of 5 or more persons likely to cause a disturbance of the public peace to disperse, and it shall thereupon be the duty of the member of such assembly to disperse accordingly. धारा 144 है। Subsection 2 if upon being so commanded any such assembly does not disperse or if without being so commanded, सॉरी अनलॉफुल असेंबली, रुक जा आ जा। सबसेक्शन 1 148 पे, सबसेक्शन 1 पे 148 की सबसेक्शन 1 में इम्पोर्टेंट जो 144 आईपीसी कह रहे हो ना, वो वहीं का है ना। आईपीसी 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 है ना 144। अब बीएनएस की कौन सी धारा है? नहीं, ये धारा 144 आईपीसी की थी। आईपीसी की थी ना, डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली। तो अनलॉफुल असेंबली 144 आईपीसी में दिया था। अब उसी के तो डिस्पर्सल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ। हाँ, तो इसका प्रोसीजर ही है, तो वो मेंस का क्वेश्चन है, ये नहीं है। ये तुम्हें इकट्ठे आ जाए तो आ जाए, ये तुम्हें प्री में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है सर। वही हम बता रहे थे, कंफ्यूजन ही हो गई थी यहाँ पे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, है ना। और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है। मे कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली और एनी असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन लाइकली टू कॉज डिस्पर्स। देख लो यहाँ पे ये लिखा है लाइकली टू कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस टू डिस्पर्स। अगर पुलिस ऑफिसर थाना इंचार्ज को या मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या किसी पुलिस ऑफिसर को जो एसआई से रैंक का नीचे का अधिकारी नहीं है, उसको लगता है कि कोई अनलॉफुल असेंबली है या ऐसी कोई असेंबली है जो क्या है ब्रीच ऑफ पीस कर सकती है ना, शांति भंग कर सकती है, तो उसको डिस्पर्स होने के लिए बोल सकते हैं वो लोग, ठीक है ना। अब देखो, इट शैल बी ड्यूटी देयर अपॉन ऑफ द मेंबर्स, जो लोग खड़े हैं वहाँ पे उनकी ड्यूटी है कि वो यहाँ से
तितर बितर होके अपने निकल जाए। आया समझ में? ठीक है। इफ अपॉन बीइंग सो कमांडेड, वो लोग डिस्पर्स नहीं होते, ठीक है ना, है ना, या उनका कोई ऐसा कंडक्ट, मतलब वो बेसिकली ऐसे खड़े हैं, ताव में खड़े हैं, ठीक है, मतलब भपका सा दे रहे हैं, क्या रे नहीं नहीं हटेंगे, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। तो फिर मे प्रोसीड टू डिस्पर्स, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थाना इंचार्ज क्या करेगा, अपनी युक्ति युक्त बल लगा के, है ना, अपने मेंबरों से, अपने ऑफिसरों से बलपूर्वक वो क्या कर सकेगा, उनको तितर बितर कर सकेगा, ठीक है ना। ठीक। अब इसमें हमें क्या क्या जरूरत हो सकती है, तुमको अरेस्ट करने की जरूरत हो सकती है, तुमको कन्फाइन करने की यार जरूरत हो एक चीज सकती लिखी है, इसमें, तो हम करेंगे। may require the assistant of any person not being an officer हाँ, or member of armed forces। बिल्कुल। असिस्टेंस ऑफ एनी पर्सन में कौन कौन आएगा? अजिस्ट कोई भी व्यक्ति आ सकता है, देखो यहाँ पे प्राइवेट पर्सन नॉट भी। बीइंग एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, भाई आसपास लोग खड़े हैं, हम उनकी मदद भी ले सकते हैं। हम पुलिस बल की देखो अमूमन व्यक्ति प्राइवेट आदमी की बल नहीं, जो प्रैक्टिकली है वो प्राइवेट लोगों की मदद नहीं मिल लेते, लेकिन जो खुद मदद करने आ रहे हैं उनको तुम रोक नहीं सकते हो, क्योंकि वो अच्छी बात है कि भाई तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन अमूमन इतना ऐसा नहीं होता। तो जो पब्लिक, जो पुलिस बल है, पुलिस बल आता है वो आपकी मदद करता है, तो आर्म फोर्सेस को नहीं आप बुलाते हो इस कंडीशन में आप, क्योंकि बहुत छोटी बात है ना भैया, है ना। अब 5 लोग 10 लोग दंगा कर रहे हैं तो तुमने आर्मी को बुला लिया, तो आर्मी जरूरत है ही नहीं वहाँ पे, पुलिस बल आराम से टालेगा। अब इसलिए दिया है देखो 149 यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आपको आर्मी की जरूरत कब पड़ेगी ये बोलना है। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट है नेसेसरी फॉर पब्लिक सिक्योरिटी, देखो ये बोलना है कि 148 में ऐसी अनलॉफुल असेंबली जमा हो गई है, ठीक है, और अब ये पब्लिक सिक्योरिटी पे आ गया है, जनता की सुरक्षा पे आ गई ये बात, ठीक है ना, और जनता की सुरक्षा पे बात आ गई है कि इसको जो अनलॉफुल असेंबली डिस्पर्स होनी ही चाहिए। तो वहाँ पे देखो अथॉरिटी हुई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 149 पे आ और गया। हाँ खत्म हो गया ना 148, अच्छा, वो अरेस्ट करना वगैरह सब चीज ये आ गया नीचे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको उसने ऑथराइज किया है आर्म्ड फोर्सेस की, ठीक है ना, आर्म फोर्सेस की मदद से डिस्पर्सल कर सकता है, ठीक है ना। ठीक। Subsection 2, such magistrate may require any officer in command of any person belonging to armed forces to disperse the assembly with the help of the armed forces under his command, and to the arrest and confine such person forming part of it as the executive magistrate may direct, or as it may be necessary to arrest and confine in order to disperse the assembly or to have them punished according to law। ठीक है, पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, अरेस्ट करना, कन्फाइन करना, और अगर उनको सजा दिलानी है तो ये सजा दिलाई जाए विधि अनुसार। Subsection 3, every such officer of the armed forces shall obey such requisition in such manner as thinks fit, but in so doing he shall use as little force and do as a little injury to person and property as may be consistent with the dispersing assembly and arresting and detaining such person। अब देखो आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनको तो आदेश दोगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, आया समझ में, उन्हें तो आदत होती है कि भैया जो आदेश निर्देश दिए गए उनको फॉलो करना। अब उसमें वो बहुत ज़्यादा सोचते समझते नहीं है, तो इनने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि भैया जितनी कम इंजरी आप कर सको, जितनी ज़रूरी हो उतनी करके आप उसको डिस्पर्सल कराओगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसकी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और उनकी है, ठीक है ना भाई। उनको आपने बुलाया है, वो तो आपकी मदद करने आ गए आर्मी वाले, जैसे दिशा निर्देश दिए गए वैसा वो पालन कर देंगे। इसमें डीएम जुड़ गया है लेकिन अब, है ना। हाँ, डीएम और ईएम ही है अब कोई थाना इंचार्ज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आर्मी वाले उनकी सुनेंगे भी नहीं। ठीक ठीक है। Section 150, power of certain armed force officers to disperse assembly when the public security is manifestly endangered by any such assembly, and no executive magistrate can be communicated with any commissioned or gazetted officer of the armed forces may disperse such assembly with the help of the armed forces under his command, and may arrest and confine any person forming part of it in order to disperse such assembly, or that they may be punished according to the law. But if while he is acting under this section it become practicable for him to communicate with an executive magistrate, he shall do so, and shall there henceforward obey the instruction of the magistrate
as to whether he shall or shall not continue such action. देखो 150 में आओगे तो अब थोड़ी गंभीरता ज़्यादा है। पब्लिक सिक्योरिटी इज मैनिफेस्टली एंडेंजर्ड। लोक सुरक्षा स्पष्टता संकटापन, मतलब प्रथम दृष्टया तुम्हें दिख रहा है कि भैया ये तो व्यवस्था गड़बड़ा गई है, ये काबू से बाहर हो रही है अनलॉफुल असेंबली, ठीक है ना। उस कंडीशन में अब कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कम्युनिकेटेड एनी कमीशनड और गजेटेड ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, वो डिस्पर्स खुद करा लेगा असेंबली को, है ना। उसे ईएम की फिर आवश्यकता नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ईएम और है ना। हाँ, ये उन्हें लग रहा है कि भैया ये तो काबू से बेकाबू है, अब इसकी व्यवस्था हम ही को जमानी पड़ेगी। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो खुद आर्म्ड फोर्सेस की मदद से अंडर हिज कमांड, है ना, उनको पकड़ सकते हैं, डिस्पर्स करा सकते हैं, पनिश करा सकते हैं। बट इफ वाइल ही इज एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन इट बिकम्स प्रैक्टिकेबल फॉर हिम टू कम्युनिकेट विद द ईएम। अगर ईएम से कम्युनिकेशन बिठाना हो पा रहा है तो फिर ईएम से कम्युनिकेशन बिठा लेगा आर्म्ड फोर्सेस वाले। उसके बाद देखो न, क्योंकि बाध्यता भी क्रिएट, क्योंकि ये यहाँ पे जनरल पब्लिक का सवाल है ना, है ना। हाँ सर। देश की सुरक्षा वाला सीन नहीं है। ही शैल डू सो एंड शैल देयर फॉरवर्ड ओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मजिस्ट्रेट। फिर जैसा मजिस्ट्रेट बता रहा है आपको वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना, कि भैया हमें आगे करना है कि नहीं करना है। क्योंकि आर्म फोर्सेस वाला बोलेगा बताओ भैया साहब क्या करना है, हम तो तितर बितर अभी कर देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अंतर क्या है? डीएम होता है सबसे बड़ा अधिकारी, ईएम होता है एग्जीक्यूशन के लिए उससे नीचे के अधिकारी। अब हर बार डीएम से कांटेक्ट नहीं करना होता है, आया समझ में। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसकी जानकारी में जब इतनी क्या कहते हैं अनलॉफुल असेंबली इतनी बेकाबू है या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि बिल्कुल स्पष्ट संकटापन्न है, तो उस कंडीशन में डीएम को भी जानकारी तो हो ही जाती है। लेकिन हर चीज़, अब डीएम हर चीज़ बहुत सारे कामों में व्यस्त है, तो भाई उस तक ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें उसी से ले, आया समझ में। कुछ निर्णय आप भी ले सकते हो, सारे निर्णय डीएम से ही लोगे तो व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना पॉसिबल ही नहीं है, आया समझ में। भाई इतने सारे विभाग बने हुए, इतने सारे मजिस्ट्रेट हैं उसमें एग्जीक्यूशन के लिए, तो जरूरी है हम बार बार डीएम को ही बोलेंगे? वो अपने बड़े कामों में व्यस्त है। बाकी आपको जो डेलीगेट किए गए हैं काम, उनको कौन संभालेगा? उनको आप संभालोगे ना। तो कानून ने भी आपको उतनी शक्तियां डेलीगेशन के साथ दी हैं कि आप उनको बाकायदा यूज कर सको जब जरूरत पड़े। अब इतना प्रभावशील, इतनी वो बेकाबू और इतने मैनिफेस्ट मतलब एंडेंजर्ड है पब्लिक सिक्योरिटी, और वहाँ पे आप डीएम को ढूंढोगे तो ये बेवकूफ़ी वाली बात नहीं हो जाएगी। ठीक है, आर्मी खड़ी हुई है, सब खड़े हुए, बोले बताओ साहब क्या करना है, बोले डीएम साहब आएंगे तब जाके। कुछ लोग मरते हैं तो मरने दो, कुछ लोग जलते हैं तो अमरीश पुरी थोड़ी ना हो रहे यहाँ पे। पता चला कि नहीं, उनसे ही पूछेंगे बताओ साहब क्या करना है। भाई व्यवस्था है यहाँ पे, जब ये लिखा है कि व्यवस्था में ईएम मिल भी नहीं रहा है तो हम खुद कर सकते हैं उसको। आर्म्ड फोर्सेस का या गजेटेड ऑफिसर खुद से क्या कर सकता है, उसको डिस्पर्स करा सकता है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो डीएम से तो जरूरत ही नहीं है दूर दूर तक, आया समझ में। ये लास्ट और सर सेक्शन 151 प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर सेक्शन 148 148 150 नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट परपोर्टेड टू बी डन अंडर 148। छोड़ दो, सुनो, उसमें ये लिखा हुआ है कि भैया जो आर्म्ड ऑफिसर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, जो अधिकारी है, जो पुलिस सब इंस्पेक्टर से रैंक का नीचे का अधिकारी नहीं है, उसने ऐसी काम में अपनी ड्यूटी को निभाया है, तब उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं लोगे अगर वो गुड फेथ में रहते हैं। वो अपने गुड फेथ में और अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए करते हैं तो। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक। ओके।